अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। अच्छे लाभ हेतु बदलते मौसम में मुर्गियों की देखभाल एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, अपने राज्य झारखंड में किसान अक्सर सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ किसान भी धीरे धीरे कृषि की नई विकसित तकनीकों को अपनाकर परंपरागत फसलों के साथ अन्य फसलों की खेती पॉली हाउस में करने लगे हैं, जिससे उन्हें खेतीबाड़ी से पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा फायदा मिल रहा है। आज हम आपको गांव सदमा, जिला रांची के रहने वाले किसान गंसू महतो से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि सब्जियों की खेती के साथ साथ पॉली हाउस और नेट हाउस में झरबेरा फूल की खेती करके प्रतिवर्ष लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। रांची के गांव सदमा में रहने वाले प्रगतिशील किसान गंसू महतो ने कभी पानी की कमी और कभी उसकी अधिकता से फसलों को मरते देखा है। इससे इस किसान की हिम्मत कई बार टूटी। दलाल और मौसम की मार ने कई बार लाखों का नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खेती करने और इसे लाभ का धंधा बनाने की जिद से आज वह प्रदेश के नंबर 1 और उन्नतशील किसानों की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। गंसू महतो पहले सब्जियों की खेती किया करते थे, फिर इन्होंने पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करना चालू किया, जिससे अब ये प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं झरबेरा फूल की खेती में इनके आय व्यय के बारे में। मैं अभी झरबेरा फूल का खेती किए हुए हैं 4 पॉली हाउस में, 2 पॉली हाउस है और 2 ग्रीन हाउस है। मैं इस फूल का खेती करने से पहले मैं अपने ज़मीन पर फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, तीता मिर्च का खेती कर रहा था। उस दौरान हमें उतनी आमदनी नहीं होती थी जितनी अभी हम फूल बेच के आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। मेरे यहाँ अभी टोटल 10 कलर का फूल मेरे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में लगे हुए हैं। टोटल मेरा ग्रीन हाउस और पॉली हाउस ने कुल मिला के 22,000 पौधा मेरे पास है। अभी हम फूल का तोड़ाई कर रहे हैं और फिर बाजार में हम इसे बेचेंगे। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये झरबेरा फूल की खेती कुल 1 एकड़ क्षेत्र में करते हैं, जिनमें 2 ग्रीन हाउस और 2 पॉली हाउस हैं, जिनके निर्माण में इन्हें 24 लाख रुपए का खर्च आया है, जो कि 15 सालों तक चलेंगे। इस प्रकार पॉली हाउस और ग्रीन हाउस पर इनका सालाना खर्च लगभग 16,000 रुपए होता है। इसी प्रकार इनके पॉली और ग्रीन हाउस में 22,000 पौधे लगे हैं, जिनकी कीमत लगभग 7,70,000 है, जो 4 साल तक चलेंगे। इस प्रकार पौधों पर सालाना कुल खर्च लगभग 1,92,000 रुपए होता है। साथ ही बेड बनाने से लेकर रोपाई पर 60,000 रुपए का खर्च आया। चूंकि फसल 4 साल ही लेंगे, इसीलिए इस कार्य पर सालाना खर्च 15,000 रुपए होता है।
ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर इन्हें 50,000 रुपए का खर्च आया, जो कि 5 साल चलेंगे। इस प्रकार सिंचाई पर इनका सालाना खर्च 10,000 रुपए का होता है। इस प्रकार कुल अचल खर्चों को जोड़ दिया जाए तो इन्हें एकड़ क्षेत्र में अचल पूंजी पर लगभग 2,33,000 का खर्च आता है। इसी प्रकार चल पूंजी की बात करें तो खाद एवं उर्वरक पर सालाना खर्च लगभग 72,000 रुपए, दवाओं पर खर्च 60,000 रुपए, मजदूरों पर खर्च 3 लाख रुपए, परिवहन पर खर्च 1 लाख रुपए होता है। इन सब को जोड़ने पर सालाना खर्च होने वाली चल पूंजी लगभग 5,32,000 की होती है। अब चल और अचल पूंजी को जोड़ दें तो इन्हें सालाना झरबेरी खेती में लगभग 7,65,000 रुपए का खर्च आया है। चूंकि इन्हें प्रति माह 60,000 फूलों की प्राप्ति होती है और ये प्रत्येक फूल को 4 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, जिससे इन्हें सालाना 30 लाख रुपए की आय भी होती है। इस आय से इनका सालाना कुल खर्च जो कि 7,65,000 रुपए है, जो घटा दें तो इन्हें प्रति वर्ष 22,35,000 रुपए की शुद्ध आमदनी मिलती है। मेरा पॉली हाउस मैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा लगवाए हैं, उसमें हमें 50% खर्च अपने से वाहन करना पड़ा और 50% जो है सरकार का सब्सिडी है। साथ ही फोगर प्लस ड्रिप का खर्च जो है मेरा वो 5,000 रुपया है, जो कि 90% सब्सिडी सरकार द्वारा दी गई है और 10% जो हमारा अंशदान लगा है। किसान भाइयों, इन्होंने कुल एकड़ क्षेत्र में झरबेरा की खेती की है, जिसमें 2 ग्रीन हाउस और 2 पॉली हाउस हैं। इन्होंने इनमें कुल 22,000 पौधों को अगस्त माह में लगाया था, जिनसे इन्हें अब प्रति माह औसतन 80,000 फूल प्राप्त हो रहे हैं। किसान भाइयों, इतनी अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए ये किसान फसल का प्रबंधन कैसे करें? चलिए इसके लिए नजर डालते हैं इनके द्वारा की गई झरबेरा फूल की खेती में किए गए प्रबंधनों पर। पॉली हाउस के अंदर और ग्रीन हाउस के अंदर बेड बनाए हैं और बेड जो है 1.5 फीट की मोटाई है और ऊंचाई लगभग 14 इंच का रखे हैं, और जो पथवे हैं चलने के लिए जो फूल तोड़ाई या दवा छिड़काव के लिए है वो मेरा 1 फीट का है। जिस समय हम बेड तैयार कर रहे थे उस समय सबसे पहले हमने गोबर का खाद दिए हैं और इसके साथ उसमें चावल का भूसी जो होता है उसका भी मैंने व्यवहार किया है, और बीच बीच में हमने कार्बोफुरान जो दवा है उसका भी हमने प्रति पॉली हाउस 3 से 4 केजी का व्यवहार करते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये पौध रोपाई के बाद इन्होंने पौधों पर फफूंदनाशक दवा से ड्रैचिंग की। इसके बाद ड्रिप सिस्टम के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों को समय समय पर देते हैं। साथ ही शुरुआती दौर में खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुराई का कार्य कराते हैं। साथ ही मैं ड्रिप भी लगाए हुए हैं और फोगर भी इसमें लगा हुआ है, और ड्रिप जो है जो कि पानी उसमें पड़ती है, और फोगर जो है कि वो जो है कि जो आपका टेम्परेचर जो ऊपर हो जाता है पॉली हाउस में उसको डाउन करने के लिए लगा हुआ है। साथ ही इसमें बीच में एक पर्दा भी लगा दिए हैं हरा कलर का, जो कि क्योंकि जो सफ़ेद है वो सूरज का सुचालक है और जो हरा है वो सूरज का रोशनी का जो है ऊर्जा का वो कुचालक है, जिसके कारण मेरा जो पॉली हाउस का जो गर्मी है एक समान तरह से बनाए रखती है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 दिन 2 दिन छोड़ के मैं दवा का भी उपयोग करते हैं, रासायनिक दवा का। मैं फूल का जो तोड़ाई करता हूँ वो 1 दिन छोड़ के तोड़ाई करता हूँ, और मैं फूल को बंडल बना के, और एक बंडल में 10 फूल रहता है और जिस कलर का फूल रहता है उसी कलर का मैं बंडल तैयार करता हूँ और बाज़ार में भेजता हूँ। इस तरह से हम पॉली हाउस का झरबेरा का देख रेख करते हैं, और अभी हम फूल का तोड़ाई कर रहे हैं और फिर बाज़ार में हम इसे बेचेंगे। किसान भाइयों, आप भी गंसू महतो की तरह पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करके प्रति वर्ष लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव हो रहा है। तापमान में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है और ऐसी स्थिति में हमारे जो किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके सामने विभिन्न समस्याएं आती है, जिनमें मुर्गियों का खान पान त्यागना, रोगों की चपेट में आ जाना आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं को आसानी से रोका जा सकता है? बस जरूरत है मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन करने की। तो कौन कौन से है वो प्रबंधन और इन्हें आप कैसे अपनाएंगे? आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर कौशल कुमार से। किसान भाई, गर्मियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में पशु पक्षियों का गर्मी के मौसम का बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषकर हम जब लेयर फार्मिंग या ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी बेहद कम हो जाती है। ब्रॉयलर फार्मिंग में जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री, 35 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर होती है तो उनकी मृत्यु दर 20% तक चली जाती है। और बात करें अगर हम लेयर बर्ड की, अंडे देने वाली मुर्गियों की फार्मिंग की, तो उनके अंडा देने की क्षमता 15% तक घट जाती है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गर्मियों का पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या क्या इंतजामात किए जाएं फार्म में। गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण मुर्गियों में कई समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि मुर्गियों का शारीरिक तापमान अन्य पशुओं की अपेक्षा में अधिक होता है। यदि मुर्गियों में गर्मी के दुष्प्रभाव की बात करें तो अधिक गर्मी के कारण मुर्गियां खाना कम खाती हैं, मीट के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों की वृद्धि दर में कमी आती है, अंडों का कम उत्पादन होता है, प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, मादा मुर्गियों में बांझपन की समस्या आने लगती है, कमजोर चूजों का पैदा होना, मृत्यु दर का बढ़ जाना, लू लगना, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाना आदि समस्याएं देखी जाती हैं। इसीलिए मुर्गियों की देखरेख कैसे करना है, आइए जानते हैं। मुर्गियों की फार्मिंग कर रहे हों तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने मुर्गी फार्म का 2 तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला तो यह कि अपने मुर्गी फार्म के हाउसिंग सिस्टम का देखभाल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, फॉगर की अगर व्यवस्था हो सके तो अति उत्तम, नहीं तो स्प्रिंकलर या कूलिंग पैड की व्यवस्था होनी चाहिए। छोड़ा जाता है और उससे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री की कमी आती है। इसके अलावा अगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो जाए, फार्म में पानी का फुहारा हाउस में छोड़ा जाता है, जिससे टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बाहरी वातावरण से कम हो जाती है। उनके खाने पीने में थोड़ी सुधार की जाए तो भी यह संभव है कि गर्मी के प्रतिकूल मुर्गियां बहुत सारी हैं या मुर्गियों की डेंसिटी फार्म में बहुत ज़्यादा है, तो यह संभव है कि उसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता बढ़ जाए और फार्म में बदबू आने लगे और आप पक्षी स्ट्रेस में चली आए। उसमें एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था होनी चाहिए और सीलिंग फैन हो तो अति उत्तम, जिससे हवा का मूवमेंट बना रहे और पक्षियां नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल फीडिंग हैबिट्स को मेंटेन रख सकें। रूफ अगर टीने की हो या एस्बेस्टस की हो तो उसके ऊपर घास, फॉडर रख देने से भी टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। इस छायादार पौधा हो, छायादार पेड़ हो, जिससे टेम्परेचर कम किया जा सकता है। गर्मी के प्रकोप से मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से सस्ते और सरल तरीके अपनाएं, जिससे उनको मुर्गी पालन से अधिक लाभ हो सके। तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। दूसरा तरीका ये है कि मुर्गियों के खान पान में कुछ सुधार की व्यवस्था की जाए। ठंडे पानी की प्रचुर मात्रा रखी जाए, विशेष तौर पर 12 बजे दोपहर से शाम के 4 बजे तक जब तापमान सबसे ज़्यादा होता है, उस समय अनुमान के तौर पर 20,000 लीटर में अगर 2 टन आइस मिलाया जाए तो उसका टेम्परेचर 20 से 23 डिग्री तक चली आती है और ऐसे में पानी पीने लायक हो जाता है और फीड इंटेक कैपेसिटी को बढ़ाने में भी बड़ी मददगार साबित होती है। पक्षियाँ अपना खाना या दाना उठाने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, जिससे
फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। कि अगर उनको हाई फीड डेंसिटी दी जाए जिसमें हाई कैलोरी फीड हो, अनुमान के तौर पर 250 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम का फीड फॉर्मुलेशन किया जाए तो संभव है अपने फीड इंटेक को मेंटेन कर सकती है या उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको मिटिगेट कर सकती है। पानी के सप्लाई में अगर हम विटामिन ई और विटामिन सी की मात्रा प्रचुर कर दें तो भी गर्मियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। 50 ग्राम पर टन के हिसाब से विटामिन ई की मात्रा को समाहित कर दें या इसके अलावा विटामिन सी 100 ग्राम पर टन के अलावा के दर से मिलाएं तो भी संभव है कि गर्मियों के प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक कम की जा सकती है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या बफरिंग एजेंट्स उनके फीड या वाटरिंग में मिलाई जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर 0.05% के दर पे यूज़ किया जाए उनके फीड में कि उनकी फीड कैपेसिटी, फीड इंटेक कैपेसिटी मुर्गियों में ऐसा पाया गया है कि गर्मियों के दिनों में साल्मोनेलोसिस और ई कोलाई का इन्फेक्शन बेहद प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ लू लगने की शिकायत भी मिलती है किसान भाइयों से, जिसमें उसको डायरिया या वही वाटरी डायरिया का शिकायत मिलता है। अच्छी हो जाती है और मोर्टेलिटी दर कुछ हद तक कम की जा सकती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में गरज वाले बादलों के बनने से हल्की वर्षा हो सकती है। प्याज में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। थ्रिप्स प्याज को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है। ये आकार में अति सूक्ष्म होता है तथा ये पत्तियों की सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर दाग दिखाई देते हैं जो बाद में हल्के सफेद हो जाते हैं। थ्रिप्स की संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफॉस 50 ईसी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तैयार फसलों की कटाई में सतर्कता बरतें तथा कटे हुए फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। सब्जियों की फसल में निकाई गुड़ाई करें। गर्मा मूंग तथा उड़द की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 43 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। पंत उड़द 31 नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। ओल की रोपाई करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। हरा चारे के लिए ज्वार की बुआई करें। इसकी स्वीट ज्वार या कहवा प्रभेद लगाएं। ज्वार के साथ हाइब्रिड मेथ या बोरी की फसल जरूर लगाएं। मकई की अफ्रीकन टॉल प्रभेद की बुआई करें। बकरियों में अगर पीपीआर एवं एंटीरोटॉक्सिमिया का टीका नहीं दिया हो तो जरूर लगाएं। तापमान में अनापेक्षित बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलवाएं। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जहानपुर जिला बेगूसराय से कपिल कौशिक ने। यह गेहूं की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी चाहते हैं। तो कपिल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि ये रबी सीजन की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में जो गेहूं की फसल है वो अब लगभग पककर तैयार हो रही है। तो जिसके सही देखरेख में और उचित विधि द्वारा आप कटाई, मड़ाई और भंडारण करेंगे तो आप अच्छा सही से उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम देखें कि फसल की कटाई से पहले यह जानकारी होना अवश्य आवश्यक है कि फसल आपकी सही परिपक्व है या नहीं। तो इसके लिए आप देखते हैं कि जैसे ही फसल आपकी परिपक्व होने लगती है या जो परिपक्वावस्था से निकल रही है तो उस समय पहले देखें कि एक तो सिंचाई बंद कर देना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि जब फसल परिपक्व होने लगती है उसकी पत्तियां हैं वो सारी की सारी हरी से पीले कलर की होकर सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। इसी के साथ जब हम दाने का देखते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो नमी है वो 20% से कम होना चाहिए। परंतु किसान के पहचान के लिए आवश्यक है कि जब भी बाली मीड़कर दाना अपन दांतों के नीचे दबा के काटें तो कट की आवाज़ आना चाहिए, तब समझें। दाना पिचक से नहीं होना चाहिए, तो हम मानते हैं कि सही फसल परिपक्व हो चुकी है। यदि नमी की अवस्था में आप फसल की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, तो हम देखेंगे कि बाद में जो उसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए सही परिपक्व अवस्था में आप फसल की कटाई करें। यदि पकने के समय आप ज़्यादा दिन तक खड़ी रहने देंगे तो फिर बालियाँ टूट के झड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, अभी आपने गेहूं की फसल की परिपक्वता की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं गेहूं की कटाई करते समय रखी जाने वाली सावधानियां और थ्रेसिंग के बारे में। अब बात आती है कटाई की विधियों की। तो कटाई आमतौर पर देखते हैं कि जहां पर आसानी से मजदूर उपलब्ध होते हैं वहां पर हम मजदूरों द्वारा हाशिए द्वारा फसल की कटाई करते हैं। यदि ज़्यादा मैच्योर अवस्था में परिपक्व में जाती है तो जो कटाई है वो फिर हम देखें कि सवेरे के समय करना चाहिए, जिसमें कि बाली पौधे से कम टूटती हैं और आपका नुकसान है वो कम होता है। ये सावधानी रखें और उस फसल की कटाई करके बंडल बना के कुछ दिन क्षेत्र में ही सुखाते हैं। उसके बाद सबको एकत्रित करके खलिहान में रखते हैं, जहां पर हम लगभग 4 से 5 दिन फसल को सूखने देते हैं। क्योंकि जो उसमें तना होता है उसके द्वारा जो भूसा बनाया जाता है, यदि उसमें नमी रहेगी तो वो थ्रेशिंग जो मशीन होती है या मड़ाई जो करते हैं किसान भाई, वो सही से नहीं हो पाती। इसलिए उसको लगभग कटाई के बाद जब 1 सप्ताह तक सूख जाती है तो ये क्रियाएं जो हैं थ्रेशिंग या मड़ाई वाली सही तरीके से होती हैं और बहुत सही से निकलता है। अब बात आती है कि जो आपने हाशिए द्वारा या मजदूरों द्वारा कटाई की है उसमें मड़ाई की बात आती है। तो आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर पावर थ्रेशर जो आते हैं उनके द्वारा मड़ाई और ओसाई का काम हो जाता है। दूसरी विधि जब हम देखते हैं कटाई की वो होती है कंबाइन हार्वेस्टर, जिसमें कि जो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन जिसे कहते हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं कहीं पर, तो हम देखेंगे उस मशीन द्वारा कटाई, मड़ाई और बिनोई, एक तरह से सफाई, ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। तो हम उसमें देखें कि किसान भाई उससे जब काटते हैं तो और कम नमी माने अच्छी मैच्योर फसल जिसे कहते हैं परिपक्व वो होना चाहिए। कम परिपक्व होगी तो उसमें दाना देखेंगे कि सही से नहीं रहेगा। तो इसलिए अच्छी परिपक्व अवस्था में हम कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा ये कटाई, मड़ाई और बिनोइंग जिसे कहते हैं उसकी क्रिया करते हैं। हमारे अनेक किसान भाई गेहूं फसल की थ्रेसिंग करने के तुरंत बाद गेहूं को बाजार में बेच देते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई गेहूं का अच्छा बाजार भाव प्राप्त करने के लिए भंडारण भी करते हैं। तो गेहूं का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, आइए जान लेते हैं। तो गेहूं का जो दाना है बिल्कुल पूर्णतः साफ होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब भी आप देखेंगे कि अशुद्धि होगी या गेहूं के दाने के अलावा अन्य चीज मिश्रित होती हैं तो हम बाजार में उसका भाव भी अच्छा नहीं मिलता है और भंडारण में भी कीड़े अत्याधिक लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस तरह से जब गेहूं को हम मड़ाई करके, ओसाई करके साफ कर लेते हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं कि गेहूं के दानों को जब धूप होती है अच्छी, या जैसे अप्रैल का लास्ट पखवाड़ा है या मई का प्रथम पखवाड़ा है, उस दिन
धूप में ये 2 दिन तक सुखा दें, उसके बाद भंडारण करेंगे तो उसमें कम से कम कीड़े बीमारियों की संभावना रहती है और कम लगती है। भंडारण में ध्यान रखना चाहिए कि नमी का जो प्रतिशत है दाने में वो 12% से ही कम होना चाहिए। दूसरा, जो भंडारण करते हैं तो उसमें जो हम जूट की बोरी उपयोग करते हैं तो उनको या तो किसी इंसेक्टिसाइड के घोल में पहले डुबो करके आप उसको अच्छी तरह से सुखा लें, या नई बोरी हैं तो उनमें आप भंडारण करें। और भंडारण में ये देखें कि नमी में कहीं से भी नहीं उसमें आने का माध्यम होना चाहिए। या फर्श पर जब करते हैं तो हम बोरियां फर्श के सीधे संपर्क में ना आए, इसलिए लकड़ी या प्लास्टिक की जो कैरेट्स होती हैं, जो एक तरह से स्टैंड कहा जाए, उन पर बोरियों को रखते हैं जिससे कि वो फर्श के सीधे संपर्क में आकर नमी अवशोषित न करें और हमारा जो गेहूं का दाना है वो पूर्णतः सुरक्षित रहे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम समय में अधिक लाभ के लिए कैसे करें दूधिया मशरूम का उत्पादन। भिंडी की फसल में नुकसान करने वाले कीट और उनका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।